दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और जबरदस्त क्राइम थ्रिलर और गजब की मिस्ट्री सीरीज को लेकर, जिसका नाम है सिन और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2, जो इसे और भी देखने लायक बनाती है। इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है इसके बैक टू बैक शॉकिंग ट्विस्ट्स, जो आपको हर पल सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आगे क्या होने वाला है। साथ ही हमने डिटेल में इस कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये इसका पहला पार्ट है और दूसरा और फाइनल पार्ट आपको कल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल आई एक्सप्लेन कोरियन ड्रामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही और भी शानदार कहानियाँ, जिनमें होगा थ्रिल, इमोशन, सस्पेंस, यानी ऑल इन वन। तो इस कहानी की शुरुआत में हम रूमी नाम की लड़की को देखते हैं, जिसके पास किसी और एक लड़की का फोन आता है। वो लड़की रूमी से कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं है। रूमी जल्दबाजी में लड़की के बताए हुए प्लेस पर पहुंचती है, लेकिन उसे वहां वो लड़की नहीं मिलती, बल्कि उसे वहां एक टूटा फूटा पुराने मॉडल का फोन मिलता है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रूमी को फोन करने के बाद जिस फोन से उस लड़की ने रूमी को फोन किया था, उसे उसने जूते से दबाकर तोड़ दिया था। ये लड़की रूमी का इंतजार कर ही रही थी कि तभी कुछ लोग आकर उसे एक गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद वो लड़की को घसीटते हुए आगे की ओर ले जाते हैं। तभी वो लड़की जैसे तैसे उन लोगों को धक्का मारकर अपने बैग से एक सिंबल निकालकर उनकी नजरों से बचाकर उसे वहां फेंक देती है। इसके बाद वो लोग लड़की को खींचते हुए जमीन पर गिराकर उसे 2 गोली मार देते हैं। तभी यहाँ सुबल नाम का ये आदमी लड़की के बैग से एक फाइल निकालकर एक आदमी से कहता है, मिल गया बड़े साहब। हालांकि हम इस बड़े साहब को देख नहीं पाते, बस इतना सुन पाते हैं कि वो सुबल से कहता है, लड़की की लाश को जला दो। ये कहकर वो बड़े साहब गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। बड़े साहब के चले जाने के बाद सुबल उनके कहने पर लड़की के शरीर पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा देता है, लेकिन इनमें से कोई भी ध्यान नहीं देता कि थोड़ी दूर पर लड़की ने वो सिंबल फेंक रखा है। और ये सिंबल क्या है, इसका रहस्य हम धीरे धीरे जानेंगे। खैर, अब अगले दिन सुबह ही पुलिस उस क्राइम स्पॉट पर पहुंचती है। यहाँ हम क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर अनंत विश्वास को देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर पाल अनंत को वो सिंबल दिखाकर कहता है कि सर, 2 साल बाद फिर से वही सिंबल मिला है। अब कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक और लड़की की डेड बॉडी दिखाई जाती है और उसके बगल में भी वही सिंबल पड़ा हुआ होता है। इससे हम ये समझ पाते हैं कि 2 साल पहले भी उस खून के समय वो सिंबल मिला था। अब प्रेजेंट में इंस्पेक्टर पाल अनंत से कहता है कि समर सर को भी एक बार ये बात बता देते तो अच्छा होता। तब अनंत की बात सुनकर हमें पता चलता है कि 2 साल पहले किसी कारण से क्राइम ब्रांच का एक और पुलिस ऑफिसर समर सक्सेना पुलिस फोर्स से सस्पेंड हो गया था और उसके बाद वो मानसिक रूप से अनस्टेबल होने की वजह से 1 साल तक रिहैब में रहा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अनंत समर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब अनंत वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर पाल मन ही मन कहने लगता है, सब कुछ फिर से शुरू होने वाला है। इसके बाद सीन रूमी के मीडिया हाउस में शिफ्ट होता है, जहां रूमी कुछ पुराने न्यूज़पेपर के कटआउट्स देख रही होती है, जिनमें लिखा होता है कि पीयू सेन गुप्ता नाम की एक लड़की को समर सक्सेना ने एनकाउंटर में मार दिया। ठीक उसी समय सिद्धू उस कमरे में आता है। रूमी और सिद्धू की बातचीत से हम जान पाते हैं कि रूमी पहले एक बड़े मीडिया हाउस में काम करती थी। किसी कारण से उसकी नौकरी चली गई। तभी रूमी की सिद्धू से मुलाकात हुई। सिद्धू की फंडिंग की मदद से उन दोनों ने अपना ये मीडिया हाउस बनाया है। उन्होंने अपने इस मीडिया हाउस का नाम सत्य रखा है। हम देखते हैं कि 2 साल हो जाने के बावजूद रूमी इस पीयू सेन गुप्ता के खून के मामले में किसी कारण से बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये बात साफ है कि ये मामला सिर्फ उसके लिए एक खबर नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं पर्सनल भी है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि अब तक आपके मन में पहले से ही कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम सब कुछ समझ जाएंगे। इधर रूमी और सिद्धू बात कर रहे थे, तभी इंस्पेक्टर पाल रूमी को फोन करके पिछली रात हुई हत्या के बारे में बताते हैं। इंस्पेक्टर पाल कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये रूमी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वो रूमी को उस जगह की लोकेशन पर भेज देते हैं। रूमी तुरंत उस स्पॉट पर पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर पाल रूमी को उस सिंबल की तस्वीर भेजते हैं। हम फिर से फ्लैशबैक में पीयू सेन गुप्ता के खून की एक झलक देखते हैं। इंस्पेक्टर पाल रूमी से कहते हैं, अनंत सर यहाँ आए थे। वो समर सर पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। क्या समर सर अब फोर्स में वापस नहीं आएंगे? रूमी इंस्पेक्टर पाल के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाती। उधर अनंत अपने सीनियर ऑफिसर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अविनाश गुप्ता से इस केस की जिम्मेदारी लेना चाहता है। अविनाश गुप्ता की बातें सुनकर हम समझ पाते हैं कि वो सोच रहे हैं कि अनंत अपने व्यक्तिगत गुस्से के कारण ये केस लेना चाहता है।
वो अनंत से कहते हैं कि पिछली बार जब ये सिंबल दिखा था तब उन तीनों की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, इसलिए इस बार अनंत को सावधान रहना चाहिए। अब यहाँ पर किन 3 लोगों की बात हो रही है हम ये थोड़ी देर बाद समझेंगे। फिर हम समर सक्सेना को देखते हैं जो क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर हैं, जिन्हें 2 साल पहले पीयू सेन गुप्ता को एनकाउंटर करने के लिए सस्पेंड किया गया था। उसके बाद वो मानसिक रूप से अनफिट होने की वजह से 1 साल तक रिहैब में रहे थे। हम देखते हैं कि रूमी और समर एक साथ रहते हैं। रूमी समर को पिछली रात हुई हत्या और उसके पास पड़े सिंबल के बारे में बताती है। समर को घटनाएं याद आती हैं और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस दिन समर ने ड्यूटी पर पीयू सेन गुप्ता को गोली मार दी थी और पीयू के बगल में ठीक यही सिंबल पड़ा था। इस लड़के का नाम रिजू है जो अनंत का भाई है। पीयू सेन गुप्ता उसकी गर्लफ्रेंड थी। पीयू की अपनी आंखों के सामने हत्या होने के बाद से रिजू भयानक डिप्रेशन में चला गया और इसी वजह से अनंत और समर की कई सालों की दोस्ती भी टूट गई थी। हम देखते हैं कि वो बड़े साहब सुबल से कहता है कि लड़की को जलाने से पहले उसके हाथ से अंगूठी क्यों नहीं उतारी। सुबल बड़े साहब को बताता है कि उन्हें अंगूठी का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। सुबल के बगल वाला लड़का भी अंगूठी पर ध्यान नहीं देता। ये सुनकर बड़े साहब तुरंत उस लड़के को गोली मारकर मार डालते हैं और सुबल से कहते हैं कि जैसे भी हो उन्हें वो अंगूठी किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें 2 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। 2 साल पहले रूमी एक ड्रग रैकेट की जानकारी जुटाने गई थी और उसे एक जगह का पता चला था। रूमी चुपके से वहाँ देखती है कि 2 लोग कुछ कर रहे हैं। तभी रूमी के पैर से कुछ गिरकर आवाज होती है और अंदर के लोग बाहर आ जाते हैं। उसी समय एक लड़की आकर रूमी को वहाँ से हटा देती है और उन लोगों से कहती है कि मैं यहाँ हूँ, तुम लोग अंदर जाओ, मैं अभी अंदर आ रही हूँ। लड़की के ये कहने के साथ ही वो आदमी अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि ये लड़की वही है जिसने रूमी को उस दिन फोन करके कुछ बताना चाहा था। उस आदमी के अंदर चले जाने के बाद लड़की रूमी को वहाँ चुपचाप खड़े रहने को कहती है। लड़की अंदर जाती है तो वो दोनों आदमी लड़की को 3 पैकेट देते हैं और पैकेट देते समय कहते हैं ऋतु, समुद्र और बाण। वहीं रूमी बाहर से ये सब देख रही होती है, लेकिन उनकी ये कोड लैंग्वेज रूमी समझ नहीं पाती। इसके बाद वो लड़की रूमी को गाड़ी में लिफ्ट देती है। रूमी समझ नहीं पाती कि ये लड़की इनके गिरोह की होने के बावजूद उसे क्यों बचा रही है। लड़की रूमी को इन सब से दूर रहने को कहती है। बात करते करते रूमी ध्यान देती है कि लड़की की उंगली में एक बहुत ही महंगी और दुर्लभ पत्थर की अंगूठी है। इस पत्थर का नाम पेनाइट होता है। रूमी लड़की से उस बारे में पूछती है तो लड़की रूमी को गाड़ी से उतर जाने को कहती है। रूमी गाड़ी से उतरने से पहले अपना कार्ड उस लड़की को देकर कहती है जरूरत पड़े तो वो उसे कभी भी याद कर सकती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि 2 लोग सुबल को 3 पैकेट्स देकर कह रहे हैं वसु, ग्रह, नेत्र। दरअसल ये उनकी कोड लैंग्वेज है। उनके जाने के बाद सुबल किसी को फोन करके अंगूठी के बारे में पूछता है। क्योंकि अंगूठी नहीं मिली तो बड़े साहब सुबल को खत्म कर देंगे। इधर समर उस लड़की की हत्या की बात और सिंबल की बात सुनने के बाद भी सब कुछ नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करता है। रूमी बार बार समर को उस घटना के बारे में बताती है, लेकिन समर किसी भी तरह से उसे समझना नहीं चाहता। दरअसल समर अभी भी मानसिक रूप से पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ है। 2 साल पहले की एक घटना ने समर सक्सेना जैसे ऊंचे दर्जे के पुलिस ऑफिसर को पूरी तरह से तोड़ दिया है। सस्पेंशन का समय बहुत पहले खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी वो पुलिस फोर्स में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वो हर चीज से भाग जाना चाहता है क्योंकि 2 साल पहले उसके ही हाथों पीयू सेन गुप्ता की मौत हुई थी और इसी वजह से उसके इकलौते दोस्त अनंत से उसका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया। समर को लगता है कि उसी के कारण रिजू आज गंभीर डिप्रेशन का शिकार है। इसी घटना के चलते रूमी, जो समर की प्रेमिका है, उसे बड़े मीडिया हाउस की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। रूमी बार बार समर से कहती है कि वो सामान्य जिंदगी में लौटे और फिर से पुलिस फोर्स में शामिल हो जाए, लेकिन समर अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस नहीं ला पा रहा था। रिजू हर वक्त खुद को कमरे में बंद रखता है और एलेक्सा और कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है। किसी से मिलना या बाहर जाना उसे पसंद नहीं। उसकी जिंदगी की सारी लय खो चुकी है। उधर अनंत जब भी रिजू की ये हालत देखता है तो समर के लिए उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अपने भाई को इस हालत में देखकर अनंत के अंदर बदले की आग जलने लगती है। अब वो समर को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है ताकि रिजू को शांति मिल सके। अनंत की पत्नी सीमा उसे समझाती है कि उसे फिर से इन केसेस में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अनंत किसी की बात नहीं सुनता। समर को सजा देना ही अब उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन चुका है। समर हर दिन खुद से जूझ रहा है। वो बहुत चाहता है कि वो अपनी पसंदीदा जगह पर लौटे और फिर से फोर्स में शामिल हो, लेकिन उसका टूटा हुआ हौसला उसे आगे बढ़ने नहीं देता। उसके मन में हर समय कई तरह की मानसिक लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। तभी रूमी एक कैफे में अपनी माँ से मिलती है और बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि उसे
अपनी माँ के घर गए 7 साल हो चुके हैं। उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसकी माँ अब किसी और के साथ रहती है, जिसे रूमी बिल्कुल पसंद नहीं करती। घर लौटकर रूमी समर से कहती है कि चाहे वो हार मान ले, लेकिन वो इस सिंबल का पीछा नहीं छोड़ेगी। तभी समर पीछे से कहता है कि अब वो भी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। रूमी पीछे मुड़कर देखती है तो समर अपने हाथ में पुलिस की वर्दी लिए खड़ा होता है, यानी उसने तमाम मानसिक दुविधाओं से निकलकर फिर से पुलिस फोर्स में लौटने का फैसला कर लिया होता है। वो रूमी को बताता है कि उसने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अविनाश गुप्ता को फोन करके सब कुछ बता दिया है। समर के इस फैसले से रूमी बेहद खुश होती है। कुछ समय बाद समर को केस से जुड़ी मृत लड़की की तस्वीरें और सबूत मिलते हैं। रूमी जब तस्वीरें देख रही होती है तो उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ती है, जिसे उसने 2 साल पहले उसी लड़की के हाथ में देखा था। उसे यकीन नहीं होता कि 2 साल पहले जिस लड़की ने उसे बुलाया था वही लड़की पिछली रात मारी गई है, क्योंकि उस अंगूठी में लगा पत्थर बहुत दुर्लभ है, जो किसी आम इंसान के पास होना संभव नहीं है। रूमी को लगता है कि वो लड़की उसे कुछ बताना चाहती थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वही लड़की एक होटल के कमरे में उदास खड़ी है और तभी बड़े साहब कमरे में दाखिल होते हैं। उसी दिन बड़े साहब ने उसे पेनाइट पत्थर की अंगूठी दी थी। लड़की ने पूछा था कि क्या वो औरों को भी ऐसा गिफ्ट देते हैं, तो जवाब में बड़े साहब उसे पत्थर का असली बिल दिखाते हैं और कहते हैं कि वो उसके लिए सबसे खास है। ये दुर्लभ और कीमती पत्थर यूं ही किसी को नहीं दिया जाता। फिर वो लड़की को गले लगा लेते हैं और उसके चेहरे के भाव से साफ समझ में आता है कि वो मजबूरी में बड़े साहब के साथ है। सीन अब प्रेजेंट में लौटता है, जहां एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी एविडेंस रूम से वही अंगूठी चुरा लेता है। दूसरी तरफ अनंत को पता चलता है कि समर दोबारा पुलिस फोर्स में शामिल हो रहा है, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो समर के कैबिन से उसकी नेम प्लेट लाकर उस पर केरोसिन डालकर जला देता है। ठीक उसी वक्त समर अपनी पुरानी वर्दी पहनकर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दाखिल होता है। अविनाश गुप्ता अनंत के इस बिहेवियर से बेहद नाराज होते हैं और दोनों को चेतावनी देते हैं कि वो अपनी निजी दुश्मनी भुलाकर केस पर ध्यान दें। समर और अनंत अपने जूनियर इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर क्राइम सीन का दौरा करते हैं और वहां कार के टायर के निशान देखकर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लड़की की हत्या कैसे की गई होगी। अनंत को लगता है कि उस लड़की के कपड़े और उसकी उंगली में पहनी गई दुर्लभ अंगूठी किसी आम लड़की के पास नहीं हो सकती, इसलिए उसे शक होता है कि वो लड़की किसी SEX रैकेट से जुड़ी थी। रूमी के बताने के आधार पर क्राइम ब्रांच का एक आर्टिस्ट उस लड़की का स्केच तैयार करता है। दफ्तर से निकलने के बाद रूमी अंडरवर्ल्ड के एक लड़के खारिफ के पास जाती है और उसे वो तस्वीर देकर उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाने को कहती है। उधर जो कांस्टेबल एविडेंस रूम का इंचार्ज था, वो जब सबूत दोबारा चेक करता है तो देखता है कि पेनाइट पत्थर गायब हो चुका है। साथ ही जिस फोन को रूमी ने सड़क से उठाया था, जब उसे चेक किया जाता है तो उसमें सिर्फ 2 कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं और दोनों सिर्फ रूमी के नंबर पर। इससे समर को यकीन हो जाता है कि वो लड़की वाकई सिर्फ रूमी से संपर्क करना चाहती थी और ये नया सिम सिर्फ उसी के लिए लिया गया था। चूंकि अनंत को शक था कि वो लड़की किसी रैकेट से जुड़ी थी, इसीलिए वो इंस्पेक्टर बिमल के साथ एक ऐसी लेडी के पास जाता है और एक सोनाली नाम की लड़की को वो स्केच और सिंबल दिखाकर पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती है, लेकिन सोनाली सब कुछ देखकर साफ इनकार कर देती है। अनंत बार बार उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। इसी बीच रूमी को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गई है, इसलिए वो अपने घर लौट जाती है। वहाँ हम उस आदमी को देखते हैं जिसके साथ अब उसकी माँ रहती है। उधर समर अपने पुराने जानकार एक इन्फॉर्मर के पास लड़की की तस्वीर लेकर जाता है और उससे उस लड़की की पूरी जानकारी जुटाने को कहता है। इसके बाद कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां हमें 2 साल पहले पीयू सेन गुप्ता की हत्या का दिन दिखाया जाता है, जहां एक नशीले रैकेट की जानकारी मिलने पर समर और अनंत ने उस जगह पर छापा मारा था। वहां पीयू अपनी एक दोस्त के साथ खड़ी थी, जिसे देखकर समर को शक होता है कि वो इस रैकेट से जुड़ी हुई है। उस वक्त समर को यह नहीं पता था कि पीयू रिजू की गर्लफ्रेंड है। समर पीयू का पीछा करता है और पुलिस को देखकर पीयू और उसकी दोस्त दौड़ने लगती हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर समर का शक पक्का हो जाता है। वो पीयू को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती और भागने लगती है। मजबूरी में समर को उस पर गोली चलानी पड़ती है। समर शायद समझ नहीं पाया था कि उसकी गोली से पीयू की वहीं पर मौत हो जाएगी। उसी समय वहाँ रिजू भी मौजूद था और गोली की आवाज सुनकर वो और अनंत दौड़ते हुए आते हैं। रिजू जैसे ही देखता है कि मरी हुई लड़की उसकी गर्लफ्रेंड पीयू है, वो खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। इस एक घटना से समर, रिजू और अनंत तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हालांकि इसके पीछे का असली सच कहानी के अंत में सामने आएगा। अब आगे अनंत और बिमल एक इन्फॉर्मर से पता करते हैं कि वही लड़की कई बार एक होटल में कई दूसरी लड़कियों को भी लेकर आई थी।
इन्फॉर्मर कहता है कि वो लड़की अच्छी नहीं थी। अनंत बिमल से कहता है कि उसकी छठी इंद्री कभी भी धोखा नहीं देती और उसे पूरा यकीन है कि वो लड़की SEX रैकेट से जुड़ी थी। उन्हें होटल के CCTV फुटेज जरूर चेक करने चाहिए। उधर खालिफ को याद आता है कि उसने अपने पार्टनर आशिक पिंटू के साथ उस लड़की को देखा था। वो रूमी को फोन करके बताता है कि वो लड़की प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी थी और उसे आशिक पिंटू के साथ देखा गया था। आशिक पिंटू फिलहाल अंडरग्राउंड है, लेकिन 2 दिन में ही वो उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी देगा। इस बीच अनंत और बिमल उस होटल के CCTV फुटेजेस देखने जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो लड़की कुछ लड़कियों को लेकर यहाँ नियमित रूप से आती थी। उनमें से एक लड़की को देखकर अनंत को बहुत ही जानी पहचानी लगती है। अनंत बिमल को उस लड़की की तलाश करने को कहता है। इधर समर पुलिस आर्काइव रूम के इंचार्ज जेबेन तरफदार को उस लड़की की तस्वीर और सिंबल देकर सारी जानकारी जुटाने को कहता है। समर का असिस्टेंट इंस्पेक्टर सार्थक समर को फोन करके तुरंत एक बार क्राइम ब्रांच के दफ्तर आने के लिए बोलता है। समर वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एविडेंस रूम से पेनाइट पत्थर चोरी हो गया है। सार्थक समर को बताता है कि गार्ड बेचारा बहुत डर गया है। समर और सार्थक समझते हैं कि ये उनके अंदर के ही किसी का काम है। समर सार्थक से कहता है कि वो अंगूठी उनके लिए बहुत जरूरी है। उस अंगूठी पर लगे पत्थर का नाम पेनाइट है। समर कहता है कि सार्थक शहर के हर जगह में पता करो कि हाल ही में कहीं भी पेनाइट पत्थर की डीलिंग हुई है क्या। साथ ही फिलहाल सार्थक और एविडेंस रूम का गार्ड इस बारे में किसी को कुछ न बताए। उधर रूमी सिद्धू को बताती है कि खालिफ ने उसे फोन करके बताया था कि उसने उस लड़की को आशिक पिंटू के साथ देखा था। उसने 2 दिनों में सब कुछ बताने को कहा था, लेकिन अब उसका फोन स्विच ऑफ है। रूमी कहती है कि अगर खालिफ का फिर से फोन नहीं आता तो रूमी खालिफ के अड्डे पर जाएगी। रूमी की बात सुनकर सिद्धू बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिजू को पीयू के साथ बिताए उसके अच्छे पल याद आने लगते हैं। जिस दिन पीयू मरी थी उस दिन रिजू भी वहीं पर था। रिजू को एक बैग देकर पीयू ने कहा था कि कुछ दिनों के लिए रिजू उसका बैग अपने पास रखे। उस बैग के अंदर पीयू की कुछ किताबें हैं। वहीं बिमल के पास उस होटल की रिसेप्शनिस्ट की कॉल आती है और बताती है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो लड़की अभी उस होटल में गई है। बिमल उस होटल की रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि लड़की को रोक कर रखे, वो अभी वहाँ पहुँच रहा है। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां 7 साल पहले रूमी जब एक दिन अपने घर पर लौटती है तो अचानक देखती है कि उसके पिता की हत्या हो चुकी है और उनका शव जमीन पर पड़ा हुआ है। उस वक्त भी मौके पर वही रहस्यमयी सिंबल मिला था जो अब फिर से सामने आया है। दरअसल रूमी एक बार फिर से अपनी माँ से मिलने आई थी। जब वो अपने पिता की तस्वीर की तरफ देखती है तो उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। रूमी अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी माँ के साथ ही उस कमरे में आ जाते हैं, लेकिन रूमी को देखकर वो झिझकते हैं और वापस चले जाते हैं। रूमी की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब वो आदमी बदल चुका है, प्यार इंसान को बदल देता है। रूमी के पिता की मौत को 7 साल हो गए हैं और अब रूमी को भी अपने अतीत को छोड़ देना चाहिए ताकि वो भी शांति पा सके और माफ करना उसके लिए आसान हो जाए। उधर कुछ समय बाद खालिफ रूमी को व्हाट्सएप पर एक लोकेशन भेजता है और उसे वहां आने को कहता है। रूमी उस जगह पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचते ही देखती है कि खालिफ की हत्या हो चुकी है। खतरे को भांपते हुए वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी समय पर एक बदमाश उसकी तरफ रिवॉल्वर तान देता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिस दिन पीयू सेन गुप्ता की मौत हुई थी। उसी दिन वो घर से निकलने लगती है तो उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं। घर का माहौल देखकर साफ समझ में आता है कि पीयू एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता को शक होता है कि पीयू किसी गलत रास्ते पर चल रही है, क्योंकि उनके जैसे घर में जहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है, वहां अचानक पीयू के पास महंगे कपड़े, मोबाइल और बैग जैसे सामान आ रहे हैं। पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीयू गुस्से में आकर उनसे बदतमीजी करने लगती है और घर से निकल जाती है। सीन अब प्रेजेंट में लौटता है जहां समर काफी देर से रूमी को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा होता है। वो रूमी की माँ और सिद्धू को भी कॉल करता है, पर पता चलता है कि वो वहाँ पर भी नहीं है। अब डाउट होने पर समर अपनी रिवॉल्वर लेने के लिए घर पहुँचता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि रूमी घर पर ही मौजूद होती है। समर उससे पूछता है कि उसका फोन बंद क्यों था। तब रूमी उसे बताती है कि कुछ देर पहले उसके साथ कुछ हुआ था। वो बताती है कि जिस आदमी ने उस पर रिवॉल्वर तानी थी उसने कहा था कि आगे बहुत गहरा गड्ढा है, पीछे हट जाओ नहीं तो लाश भी नहीं मिलेगी। रूमी कहती है कि वो समझ नहीं पा रही थी कि उन लोगों ने उसे पकड़ने के बावजूद भी छोड़ क्यों दिया। समर उसे डांटता है कि उसने क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर खालिफ जैसे अपराधी से मिलने जाने का फैसला किया।
वो भी उस तरह खतरनाक जगह जाकर। दूसरी ओर उस होटल से जिस लड़की को गिरफ्तार किया गया था, अब उससे पूछताछ के लिए अनंत पहुंचता है। लड़की का नाम सुमिता है और अनंत को उसे देखकर पहले से ही कुछ याद आता है, इसलिए वो सबसे पहले सुमिता से पूछता है कि क्या वो पहले कहीं मिले हैं। सुमिता साफ कहती है कि वो पहले कभी नहीं मिले। इसके बाद अनंत उसे मारी गई लड़की की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती है। तस्वीर देखकर सुमिता बताती है कि उस लड़की का नाम मोहना है। जब अनंत पूछता है कि वो मोहना को कैसे जानती है, तो सुमिता थोड़ा झिझकते हुए बताती है कि वो SEX सर्विस से जुड़ी है और मोहना ही उसके लिए क्लाइंट्स लाती थी। उनकी दुनिया में मोहना को एजेंट कहा जाता है। अनंत एक बार फिर सुमिता से वही सवाल करता है कि क्या वो पहले कभी मिले हैं, लेकिन सुमिता फिर से मना कर देती है। उधर समर को अपने इन्फॉर्मर से जानकारी मिलती है कि सोनाली और आशिक पिंटू के बीच में अच्छे संबंध हैं। वो तुरंत सोनाली के पास पहुंचता है और उसे मोहना की तस्वीर दिखाकर उसकी हत्या के बारे में पूछता है। शुरुआत में सोनाली कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, लेकिन समर जानता है कि वो बिना दबाव के कुछ नहीं बोलेगी। तब वो सोनाली को उसकी बेटी की तस्वीर दिखाकर डराता है। सोनाली घबरा जाती है और कहती है कि उसकी बेटी को कुछ ना कहे, वो सब कुछ बताएगी। समर पूछता है कि उसने पहली बार मोहना को कब देखा था। सोनाली बताती है कि एक दिन आशिक पिंटू मोहना को लेकर आया था और जब उसने मोहना को देखा तो पिंटू से कहा कि नई लड़की यानी मोहना किसी भी गाड़ी में नहीं चढ़ेगी, पहले बाकी सब जाएंगी फिर वो जाएगी। तब पिंटू ने सोनाली से कहा था कि मोहना किसी भी गाड़ी में नहीं जाएगी, उसके लिए एक खास गाड़ी आएगी, सफेद एम्बेसडर, और वो उसी में बैठेगी। हम देखते हैं कि सुबल मोहना को एक सफेद एम्बेसडर गाड़ी में बैठाता है। जब समर को इस गाड़ी का पता चलता है तो वो सोनाली से पूछता है कि क्या वो किसी VIP की गाड़ी थी। सोनाली जवाब देती है कि हो सकता है, लेकिन उस गाड़ी पर कोई लाल नीली बत्ती नहीं लगी थी। उधर रूमी इस केस को लेकर पूरी गंभीरता से रिसर्च कर रही होती है कि तभी अचानक सिद्धू उसके पास आता है और कहता है कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए रूमी को सिर्फ इस केस पर नहीं बल्कि चुनावी कवरेज पर भी ध्यान देना चाहिए। रूमी जवाब में कहती है कि ये काम भी उतना ही जरूरी है, वो सब कुछ देख लेगी। सिद्धू उससे पूछता है कि क्या उसे काम के लिए इस समय पैसों की जरूरत है। इस पर रूमी मजाक में कहती है कि क्यों, क्या पैसों का पेड़ लगाया है। तो सिद्धू मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हाँ, अब जर्नलिज्म छोड़कर बिजनेस में आया हूँ, पैसों का पेड़ तो जरूर लगाया है और उसकी देखभाल भी कर रहा हूँ। ये सुनकर रूमी हंसते हुए कहती है कि उनके ऑफिस के लड़के लड़कियां बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर उनके लिए थोड़ी इंक्रीमेंट की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। रूमी की बात सुनकर सिद्धू उसे चौंकाते हुए कहता है कि वो सबको 20% इंक्रीमेंट दे देगा। ये सुनकर रूमी एक तरफ खुश होती है तो दूसरी तरफ हैरान भी रह जाती है। इस बीच सार्थक समर को बताता है कि पेनाइट पत्थर अब तक कोलकाता में सिर्फ एक ही आदमी ने मंगवाया था, लेकिन फिलहाल उस दुकान का मालिक पुरी गया हुआ है और वो कल सुबह 11 बजे तक लौटेगा, इसलिए दुकान वाले ने सार्थक को अगले दिन सुबह आने को कहा है। अब हमें पता चलता है कि रूमी की मां दीपिका अब जिनके साथ रहती है वो कोई और नहीं बल्कि उस क्षेत्र के विधायक विजय साधुका हैं। विजय साधुका ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अविनाश गुप्ता से मुलाकात करके कहते हैं कि उन्हें लग रहा है कि रूमी इस केस में ज्यादा शामिल हो रही है और अगर उसे कुछ हो गया तो दीपिका को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस पर अविनाश कहता है कि केस की जांच अनंत और समर कर रहे हैं और उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो रूमी को इस केस से अलग होने को कहे। तब विजय साधुका कहते हैं कि भले ही अधिकार ना हो, लेकिन अनौपचारिक तौर पर रूमी को इस केस से दूर रखना जरूरी है क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत अहम है। उधर अनंत जब रिजू को दवा देने आता है तो रिजू उससे पूछता है कि आखिर पीयू को किसने और क्यों फंसाया। यहाँ रिजू को पूरा यकीन होता है कि चाहे कुछ भी हो पीयू अपराधी नहीं थी। अनंत भी उससे सहमत होते हुए कहता है कि वो जानता है कि पीयू इनोसेंट थी और इसी वजह से असली दोषी को सजा मिलनी चाहिए। तभी अनंत की नजर रिजू के फोन स्क्रीन पर जाती है। दरअसल अनंत के कमरे में आने से पहले रिजू अपने फोन पर पीयू की तस्वीर देख रहा था। एक तस्वीर में अनंत देखता है कि पीयू के साथ सुमिता खड़ी है। ये देखकर अनंत को यकीन हो जाता है कि उसका शक सही था, उसने सुमिता को पहले भी कहीं देखा है। उसी वक्त वो बिमल को फोन करता है और कहता है कि अब उसे सुमिता चाहिए, चाहे जैसे भी हो। दूसरी तरफ रूमी और समर तीनों हत्याओं से जुड़े सिंबल्स को एक साथ रखकर देखने लगते हैं। रूमी के पिता की हत्या, पीयू सेन गुप्ता की मौत और मोहना की हत्या, इन तीनों घटनाओं की जगहों पर एक जैसा सिंबल मिला था। अब वो दोनों इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इन हत्याओं के बीच क्या समानताएं हैं, जिसकी वजह से हर बार वही रहस्यमयी सिंबल सामने आया। रूमी समर से कहती है कि उसने मोहना से खुद मुलाकात की है और उसे नहीं लगता कि मोहना एक SEX वर्कर हो सकती है। उसकी आंखों में मासूमियत थी और उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी अच्छे और सिंपल परिवार से है।
समर भी कहता है कि ऐसी वर्कर के लिए किसी स्पेशल गाड़ी का आना ये बात कुछ अजीब लगती है। उसे लगता है कि अगर आशिक पिंटू मिल जाए तो उस खास गाड़ी और उससे जुड़े राज का पता चल सकता है। समर को यकीन था कि अगर मोहना की असली कहानी सामने आ गई तो इस रहस्यमय सिंबल का राज भी खुल जाएगा। इसके बाद समर सोनाली को कॉल करता है और पूछता है कि क्या मोहना ने कभी बताया था कि वो कहाँ रहती है। सोनाली जवाब देती है कि मोहना ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन एक बार जब उनके यहाँ अमरूद बेचने वाला आया था तब मोहना ने कहा था कि अमरूद उनके इलाके के ही हैं और वहाँ बहुत सस्ते मिलते हैं, जिससे समर को समझ में आ जाता है कि मोहना बारुईपुर की रहने वाली थी, क्योंकि बारुईपुर के अमरूद बहुत प्रसिद्ध हैं। समर सोनाली से कहता है कि जो काम उसने उसे सौंपा है वो उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करे। सोनाली उसकी बात पर हामी भरती है, लेकिन हम व्यूअर्स को अब भी समझ में नहीं आता कि सोनाली को आखिर कौन सा काम सौंपा गया है। उधर अनंत विमल को कॉल करता है और कहता है कि सुमिता को ढूंढना अब बहुत ही जरूरी हो गया है। विमल जवाब देता है कि वो हर जगह उसकी तलाश कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सुमिता कहीं गायब हो गई है। बात खत्म होते ही विमल किसी को कॉल करता है और कहता है लड़की मेरे पास ही है, जाकर बड़े साहब को बता दो। इसके बाद हम देखते हैं कि विमल सुमिता को कुछ खिलाकर बेहोश कर देता है और उसके मुंह पर टेप चिपकाकर उसे अपनी गाड़ी में लेकर कहीं जाने लगता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे कहानी अपने अंजाम की ओर बढ़ रही है, रहस्य और भी गहराता जा रहा है। एक और समर और रूमी को ये समझ आने लगा कि मोहना सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी के पीछे कुछ ऐसा राज छुपा है जो इस पूरे केस की जड़ बन सकता है। दूसरी तरफ सोनाली के एक मामूली से इशारे से समर को ये भी पता चल जाता है कि मोहना का घर बारुईपुर में था। यानी अब कहानी मोहना की असली पहचान की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि मोहना को क्यों मारा गया और वो सफेद एम्बेसडर गाड़ी किसकी थी। वहीं इंस्पेक्टर विमल, जो अब तक एक ईमानदार अधिकारी की तरह इस केस को सुलझाता नजर आ रहा था, अचानक सुमिता को बेहोश करके वो उसे कहां ले जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि वो सुमिता को कहां लेकर जा रहा है और आखिर वो किसके इशारों पर काम कर रहा है। क्या ये वही बड़े साहब हैं जिसने मोहना को वो कीमती पेनाइट की अंगूठी दी थी? क्या यही इस पूरे रैकेट का असली सरगना है? और क्या सुमिता इस रैकेट का हिस्सा है या सिर्फ एक मोहरा जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है? और सबसे अहम बात ये कि क्या अनंत और समर समय रहते सुमिता को बचा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमें इस सीरीज के अगले पार्ट में, जिसे हम कल ही हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।